प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा परिचय दिया था पैमाने के प्रतिफल का। आपको पता है कि हमने आपको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या एक साधन के प्रतिफल का नियम पढ़ाया था, जिसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या ह्रासमान प्रतिफल का नियम कहा जाता है। क्योंकि जब भी एक साधन परिवर्तित किया जाता है और अन्य साधनों को स्थिर रखा जाता है तो ऐसे उत्पादन फलन को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है और ऐसे प्रतिफल को ह्रासमान प्रतिफल नियम के अंतर्गत या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत पढ़ा जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्पकाल में जो अन्य साधन हैं वो स्थिर रहते हैं, केवल एक साधन उदाहरण के लिए श्रम परिवर्तित होता है और उसी के उसी के सीमांत उत्पादों की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। आपने वहाँ देखा कि पहले कुल उत्पादन बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है और फिर घटने लगता है। जहाँ कुल उत्पादन अधिकतम होता है वहाँ सीमांत उत्पादन शून्य होता है। ये सारी बातें बताई जा चुकी हैं। आज हम पैमाने के प्रतिफल के बारे में आपको बताएंगे। इसको बताने से पहले यह स्पष्ट कर दें कि पैमाने का प्रतिफल नियम दीर्घकाल से संबंधित है। दीर्घकाल में उद्यमी को इतना समय मिल जाता है कि अपने उत्पादन के हर साधन की मात्रा को बढ़ा सकता है, अपने फर्म का आकार बढ़ा सकता है, उत्पादन का पैमाना बढ़ा सकता है। इसीलिए इसे पैमाने के प्रतिफल नियम के अंतर्गत पढ़ा जाता है। पिछली वीडियो में आपको समुत्पाद वक्र के बारे में बताया जा चुका था। फिर भी अब थोड़ा सा मैं समुत्पाद वक्र के बारे में बता दूं। समुत्पाद वक्र दो विभिन्न साधनों के भिन्न मात्राओं का ऐसा समुच्चय है, ऐसा सेट है जिससे एक समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। जब एक साधन बढ़ाया जाता है तो दूसरे को घटाना पड़ता है, या पहले को जब बढ़ाया जाता है तो दूसरे को घटाना पड़ता है, दूसरे को बढ़ाया जाता है तो पहले को घटाना पड़ता है। इस तरह से ये स्थिर उत्पादन को व्यक्त करता है। ये स्थिर उत्पादन को व्यक्त करता है। चाहे आप इतनी मात्रा में पूंजी और इतनी मात्रा में श्रम लगावें या इतनी मात्रा में और इतनी मात्रा में पूंजी लगावें, उत्पादन का स्तर स्थिर होगा। तो इस तरह से ये समुत्पाद वक्र है। इसकी सारी विशेषताएं उसी तरह हैं जिस तरह से अनधिमान वक्र की विशेषताएं होती हैं, अर्थात एक दूसरे को काटेंगे नहीं। निचला समुत्पाद वक्र ऊपरी समुत्पाद वक्र से कम उत्पादन की मात्रा प्रदर्शित करेगा और क्रमशः ऊंचा वाला समुत्पाद वक्र अधिक उत्पादन की मात्रा को प्रदर्शित करेगा। सभी बिंदुओं पर, किसी भी समुत्पाद वक्र के सभी बिंदुओं पर उत्पादन की मात्रा एक समान होगी। इसका नकारात्मक ढाल यह बताता है कि जब एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो दूसरे को घटानी ही पड़ेगी ताकि स्थिर उत्पादन प्राप्त हो सके। अब हम आते हैं पैमाने के प्रतिफल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तीन चित्र बने हैं। एक पैमाने का स्थिर प्रतिफल है। स्थिर प्रतिफल का मतलब है कि हम जितनी मात्रा में श्रम और पूंजी बढ़ाएंगे उतनी मात्रा में ही उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ता जाएगा। यदि हम पूंजी श्रम की मात्रा दोगुना कर देते हैं, यानी L से 2L कर देते हैं, यहाँ K से 2K कर देते हैं, तो उत्पादन की मात्रा Q से बढ़कर 2Q हो जाएगी, यानी उत्पादन की मात्रा दोगुना हो जाएगा। पैमाना रेखा या विस्तार पथ पर यह दूरी इस दूरी के ठीक बराबर होगी। अब हम श्रम की मात्रा और पूंजी की मात्रा 3 गुना कर देते हैं तो विस्तार पथ पर ठीक उतने ही मात्रा में उत्पादन 3 गुना प्राप्त हो जाएगा, यानी 3Q उत्पादन प्राप्त होगा। 4 गुना कर दें तो 4 गुना उत्पादन प्राप्त होगा। विस्तार पथ पर ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी, यह दूरी इस दूरी के बराबर होगी और इस तरह से ये सभी दूरियां आपस में बराबर होंगी, यानी OA बराबर AB बराबर BC बराबर CD। इस तरह पैमाने के स्थिर प्रतिफल में जितनी अनुपात में हम साधनों को बढ़ाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। साधनों से मतलब दोनों साधन। अब पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल पर हम विचार करते हैं। वृद्धिमान प्रतिफल का मतलब ये होता है कि हम जितना साधन बढ़ाएं उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन बढ़ जाए, तब प्रतिफल वृद्धिमान दर से प्राप्त हो रहा है, यानी बढ़ती दर से उत्पादन जब प्राप्त हो तब उसे पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल या वर्धमान प्रतिफल कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि श्रम और पूंजी की बराबर मात्राओं से या K या L या एक एक इकाई मात्राओं से Q के बराबर उत्पादन प्राप्त हो रहा था। थोड़ा सा श्रम और पूंजी बढ़ाई गई
उत्पादन दोगुना हो गया, लेकिन अभी पूंजी और श्रम और पूंजी की जो श्रम 2L हुआ और 2K हुआ, उससे पहले ही जो उत्पादन है वो दोगुना हो गया। इसी तरह से यदि और उत्पादन बढ़ाया जाता है, थोड़ा सा श्रम और थोड़ा सा पूंजी बढ़ा दिया गया, तो फिर उत्पादन 3 गुना हो गया। लेकिन अभी आप देखेंगे लगभग 2 गुने श्रम और 2 गुने पूंजी पर ही ये 3 गुना उत्पादन प्राप्त हो गया। यानी कि यहाँ बहुत तेज उत्पादन बढ़ रहा है, इसीलिए ये वर्धमान प्रतिफल नियम है। और पैमाना रेखा पर आप देखेंगे कि जो OA है वह बड़ा है इससे, और इससे भी ये बड़ा है इससे, और ये बड़ा है इससे। यानी कि धीरे धीरे दूरी घटती जा रही है, दोगुना होने की दर तेज हो जा रही है, क्योंकि उतना लागत नहीं लग रहा है उत्पादन बढ़ाने में जितना स्थिर प्रतिफल में लग रहा था। यानी स्थिर प्रतिफल के तुलना में यहाँ उत्पादन तेज बढ़ रहा है। आप फिर से एक बार देख लें कि ये दूरी इस दूरी से ज़्यादा है, ये दूरी कम हो गई है, यानी कि उत्पादन समय से पहले ही 2 गुना हो गया है, फिर समय से पहले ही 3 गुना हो गया है, या साधन उतनी अनुपात में नहीं बढ़े जितने अनुपात में उत्पादन बढ़ गया। इसलिए यहाँ वृद्धिमान प्रतिफल नियम लागू होता है। यहाँ ह्रासमान प्रतिफल नियम है। इसके विपरीत ह्रासमान प्रतिफल में उत्पादन उतना तेज नहीं बढ़ रहा है जितने अनुपात में हम साधनों को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए यहाँ ह्रासमान प्रतिफल है। एक बार देखिए, एक L और एक K से Q उत्पादन प्राप्त हुआ, लेकिन 2L और 2K से 2Q उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि और अधिक मात्रा में श्रम और पूंजी लगानी पड़ी, तब जाके उत्पादन 2 गुना हुआ। उत्पादन 3 गुना करने पर लगभग 4 गुना श्रम और पूंजी लगानी पड़ी। तो इस तरह से ये ह्रासमान प्रतिफल है। यानी ह्रासमान प्रतिफल तब लागू होता है जब साधन तेज बढ़ाने पड़ें और उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ रहा हो। पैमाना रेखा पर आप देखेंगे कि जो ये OA दूरी है वह इस दूरी से छोटी है। OA दूरी AB दूरी से छोटी है, AB दूरी BC दूरी से छोटी है, और BC दूरी CD दूरी से छोटी है। यानी उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुपात में श्रम और पूंजी को बढ़ाना पड़ रहा है। इस तरह से यह ह्रासमान प्रतिफल नियम है। अब एक आपको पढ़ाया जाएगा काब डगलस उत्पादन फलन, तो इसको हम काब डगलस उत्पादन फलन की विशेषताएं हैं, और सैद्धांतिक तौर पर सारी आदर्श विशेषताओं को काब डगलस उत्पादन फलन पूरा करता है। इसीलिए इसका सैद्धांतिक विश्लेषण में बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। यहाँ आपको उसका थोड़ा सा परिचय दिया जाएगा। आगे की कक्षाओं में जब कभी आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आपको काब डगलस उत्पादन फलन से बहुत ज़्यादा विश्लेषण पढ़ना होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, काब डगलस उत्पादन फलन सैद्धांतिक विश्लेषण के सभी आदर्शों को पूरा करता है। काब डगलस उत्पादन फलन अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। काब और डगलस नामक 2 अर्थशास्त्रियों ने 1890 से लेकर 1922 तक अमेरिका में पूंजी और श्रम के योगदानों के बारे में अध्ययन किया, और तब उन्होंने काब डगलस उत्पादन फलन बनाया। उनका जहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और यह बताता है यह स्थिर प्रतिफल, जब ये 1 होगा तो यह स्थिर प्रतिफल को बताएगा। चूँकि यह 1 है, इसीलिए इसे L अल्फा के 1 माइनस अल्फा लिखा जा सकता है, या बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। लेकिन हमें इस तरफ बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें आपके कोर्स में इतना बताना है कि यदि हम L और K को एक निश्चित अनुपात में बढ़ा दें, L और K को एक निश्चित अनुपात में बढ़ा दें, तो उसी अनुपात में Q भी बढ़ जाएगा। देखिए कैसे। चलिए मान लेते हैं
कि हमने गुणा कर दिया इसमें टी का, टी यल, इस पर अल्फा और टी के और बीटा बराबर हो जाएगा बी टी अल्फा यल अल्फा टी बीटा के बीटा। इसको हम टी अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और फिर इसको यल अल्फा के बीटा लिख सकते हैं। चूँकि आपने पहले ही बता दिया है कि अल्फ़ा और बीटा बराबर 1 होता है, तो ये बी और टी लिख लीजिए और यल अल्फ़ा और के बीटा, या ये लिख सकते हैं आप टी और बी यल अल्फ़ा के बीटा। ये टी इसको कोष्टक में कर लीजिए और टी को बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बराबर टी क्यू। क्यू बराबर बी अल्फ़ा बीटा है, तो ये इस जगह पर हम क्यू लिख सकते हैं यहाँ जो लिखा गया है। यानी कि जितना हम जिस अनुपात में इसको बढ़ाए हैं श्रम और पूंजी की मात्रा को, उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ गया, वही गुणक प्राप्त हुआ जो इनके गुणक में बढ़ाया गया है। इस तरह ये काब डगलस उत्पादन फलन का परिचय है, इसे आप लोगों को जानना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।